एक व्यक्ति जिनके 3 व्यक्तित्व हैं। पहला व्यक्तित्व अभिनेता का, दूसरा व्यक्तित्व आंदोलनकारी का, और अब तीसरे तौर पे विशुद्ध राजनेता का। लेकिन ऐसा नहीं है, एक इकलौता व्यक्ति है जो मुंबई में भी रहकर बुंदेलखंडी होता है। जब बुंदेलखंड में होता है तो मुंबई कभी नहीं होता, लेकिन जब मुंबई में होता है तो वो बुंदेलखंडी होता है। लंबे समय तक फिल्मों में रहकर बुंदेलखंड के लिए संघर्ष करने वाले जब राजनेता बने तो उनका सिर्फ एक डिमांड थी कि बुंदेलखंड राज्य बने। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल भाई साहब ये है कि बुंदेलखंड कहाँ है? बुंदेलखंड है और आगे भी रहेगा, और मुगलों के टाइम में भी था और अंग्रेज़ों के समय में था। तो आंदोलन की दिशा हमेशा एक नहीं रहती, मैं कह चुका हूँ, और समय समय पर वो बदलती रहती है। इस समय आंदोलन अपनी सड़कों पर नहीं आपको दिख रहा है, बसें जलाते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन आंदोलन का एक अंडर करंट रूप है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले एक राइट अप आया है जिसमें एक बहुत बड़ा है कि बुंदेलखंड को 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की एक जागरूकता है जो पॉलिटिकल प्रेशर बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को समझ में आ जाए, और ये वही पार्टी है जिसने 4 राज्य बनाए, 3 राज्य बनाए थे। हो सकता है कि आप विदर्भ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जो है इसके ऊपर चर्चा हो। फड़कर की जो रिपोर्ट जो सुनते हैं वो भाषाई आधार पर राज्य बनाने की हिमायत करती है। बुंदेली हमारी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं। आज तक 8वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं कराया गया है। पहले तो आपने जो बात कही कि बुंदेलखंड को बुंदेलखंड को बनाया गया था। 1 महीने बुंदेलखंड बना, उसकी राजधानी नौगांव थी, उसके माननीय मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे। गोविंद बल्लभ पंत जी ने 82 सीट्स का जो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का वो था कि प्रधानमंत्री की रास्ता, कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उस लालच में बुंदेलखंड को तोड़ा। 4 हिंदी भाषी बेल्ट बनाए गए, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और बिहार, और छोटा मोटा टुकड़ा राजस्थान का। इनके जरिए साउथ या कोई भी कितना भी कर ले, लेकिन इनके जरिए प्रधानमंत्री हमारा होगा। उस समय का पॉलिटिकल प्रेशर, ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई साहब ने कहा कम बोलना, इसलिए कि वो ऐतिहासिक विषय है। उस समय का कोई भी पॉलिटिशियन खड़ा होकर उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी कि बुंदेलखंड को हम 2 भागों में नहीं बंटने देंगे। आपको बुंदेलखंड मिल गया था, पूरा सूबा मिल गया था, और सरकारी तौर पर इसको मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री ने, पंत साहब ने अपने दिमागी सोच से किसी और फायदे से या किसी और हित में जो बात कही, उससे सबसे बड़ा नुकसान हम 5 करोड़ भाषाइयों का हुआ। अब आता हूं मैं आपके दूसरे पॉइंट पे। आपने कहा क्या हम उस भाषा को अपने हिंदी उसमें क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं 8वें अनुसूची में? उसकी वजह है कि मुझे बताइए कि कितने लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं। हम बम्बई में जब अपने ऑफिस में बम्बईयन को, बुंदेलखंडियन को बुलाओ, हम पूछा था आओ भैया कहाँ के आओ, हम चिरगांव के आए, आओ कहा ना आओ, तो कहा भाई साहब हमारी समझ में नहीं आए। बुंदेलखंडी नहीं बोला, नहीं भाई साहब हमें नहीं आओ, तो हम कहते निकलो तुम बुंदेलखंडी नहीं हो। अब आपका बुंदेलखंडी आपकी भाषा को नहीं बोल रहा है तो आप किस अनुसूची में उसको शामिल करवा रहे हो? पंजाब के आदमी को देखिए, अपनी भाषा पर कितना गर्व करता है। पूरी दुनिया में पंजाबी भाषा उसने उतार दी है, पूरी दुनिया में उसने पंजाबी खाना उतार दिया है, पूरी दुनिया में उसने अपना भंगड़ा उतार दिया है। आदमी की पहचान 3 चीज़ों से होती, खाना, पीना और नहाना और पहनना। उसने तीनों। आप तो जो आपके पास सबसे ज़्यादा संस्कृति थी, उनके पास 5 नदियाँ, हमारे पास 7, आपने वही भुला दी। हम और आप इतने, मुझे बताइए, आप तो खैर सजग जागरूक पत्रकार हैं, कितने लोग बॉम्बे से यहाँ आए और यहाँ काम करने की तलाश में बैठे हैं? कोई आता ही नहीं है, कोई किसी को अपनी मातृभूमि से लेश मात्र प्यार नहीं है। और अगर आप बात करो तो फिर इतिहास बता देते हैं, हम अलाउद्दीन की ज़मीन के हैं, हम हरदौल की ज़मीन के हैं। अरे ज़मीन के हो भैया, वो थे, तुम तो बताओ तुमने क्या करा। तो जब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दिसंबर को ही बहुत बड़ा बुंदेलखंडी साहित्य सभा हुई, जिसमें ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उसमें आपकी मैत्री पुष्पा जी थी, उसमें आपके जिनको अभी पद्मश्री मिली है कैलाश मडवैया जी थे, बहुत सारे लोग थे। और ये बात कही गई कि हम किसी तरह से इसको, हम बुंदेलखंडी भाषा को 8वीं अनुसूची उसमें डलवाएंगे भाषा का। भाई साहब, अब मेरा दूसरा सवाल है, इस समय कोरोना चल रहा है, विश्वव्यापी समस्या है। कोरोना चलते मुंह ढक लेता हूं।
उसको लेकर जब संसद हमारी बैठी पहले ही दिन जो दूसरा बिल पास किया भारतीय चिकित्सा परिषद का, जी जी, उसका मतलब ये था कि जो आयुर्वेद से पढ़ाई कर रहा है वो आयुर्वेद का इलाज करेगा, जो यूनानी की पढ़ाई कर रहा है यूनानी का इलाज करेगा, जो होम्योपैथ का डिग्री ले रहा है वो डिग्री उसकी पढ़ाई करेगा। डॉक्टरों ने क्या किया कि जो BAMS करता है उसको 1 साल के लिए दोनों कंपाइल कराया जाता है। तो कहता नहीं मेरा मूल ये नहीं है, मेरा मूल वो है, मुझे पढ़ाया गया है। तो दोनों का उनको बताया जाता है कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इसको लेकर इन्होंने जुर्माना बढ़ा दिया और जेल पहली बार 1 साल की जेल कर दी। तो इस जो कानून है ये अब राष्ट्रपति उसको क्लियर कर देंगे और बस आ जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह का कोई भी इन बिटवीन वाला जो मामला है कि साहब ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फुटबॉल का प्लेयर हॉकी नहीं खेल पाएगा, बैडमिंटन का प्लेयर आपका लॉन टेनिस नहीं खेल पाएगा। इसी तरह आयुर्वेदिक की जो एक शिक्षा है वो अलग है, एलोपैथिक की शिक्षा एक अलग है, यूनानी विधा की शिक्षा अलग है। और ये हम लोगों ने, उसमें हमारा भी दोष है जनता जनार्दन का, जो सोचते नहीं है। हमने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम अरे चलो वैद्य जी से कह देते, वैद्य जी को पता ही नहीं होगा पैरासिटामोल खिला रहे हैं, आपको क्या खिला रहे हैं। हमें और आपको सजग होना पड़ेगा। और ये तो बहुत पहले कानून आना चाहिए था, बल्कि 1 साल कम सजा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और उनको लाइफ लॉन्ग उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो कभी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर आप एक अनपढ़ गंवार आदमी से पुल बनवा दोगे तो वो तो पुल तो टूटना ही टूटना है। जिस विद्या को वो जानता है उसी विद्या पे काम करे तो वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है और हमारे लिए काम आ सकता है। और बहुत सही है, कानून तो होना चाहिए। धन्यवाद। भाई साहब, जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो हमने आपको सत्ते पे सत्ता पे देखा था और उसके बाद में तमाम फिल्में देखी और अभी भी देख रहे हैं। इतना लंबा आपका संघर्ष है फिल्म दुनिया का और सफर है। लेकिन जब भी आप हमको मिले, बुंदेलीवुड की आपने बात करी, उसके लिए आपने कई क्या कहते हैं वो बनाया आपने, क्या कहते हैं, बाकी लोगों को बाहर से लाए और यहाँ पे महोत्सव बनाया आपने, खजुराहो इंटरनेशनल। हाँ, तमाम फेस्टिवल्स आपने मनाए और काफ़ी लोगों को बाहर से भी आप लाए। वो जो मुहिम थी, मुझे लगता है वो उस मुहिम ने काम किया और योगी जी के दिमाग में कहीं से आया कि यूपी में हमारे ऐसा जगह बने जहाँ विश्व से आके आदमी शूट कर सके, जो कहा जा रहा है, अभी हम सुन रहे हैं। तो इसको लेकर आपके अंदर उत्साह कितना है और इससे बुंदेलखंड को क्या फायदा होगा? मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने बहुत सही सवाल उठाया। 1000 एकड़ की ज़मीन पर आपको एक फिल्म सिटी, इंटरनेशनल क्लास की फिल्म सिटी मिल रही है, जिसमें देश की तो फिल्में शूटिंग होंगी, विदेश की भी होंगी। और सबसे ज़्यादा फायदा हमें होगा क्योंकि बुंदेलखंड के बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं। जब नोएडा में फिल्म की शूटिंग होगी, जैसा कि अभी आप लोग पत्रकारों ने बताया कि ये एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है और आपकी 4 लेन भी दिल्ली से चित्रकूट की शुरू हो गई है, हाँ, वो एक्सप्रेस वे होगी। तो निश्चित मान के चलिए, मैं आपके शहर में बैठ के अपने चित्रकूट तपोभूमि में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाभ हमें होने वाला है। भले ही वो रहे नोएडा में, लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल रहा है। हज़ारों लोगों को राजस्व में मिलेगा। 56,000 करोड़ की इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का राजस्व है बॉम्बे की। उसमें अगर आधा भी आ जाता है तो आप ये सोचिए, कुछ ना कुछ हिस्सा हम बुंदेलखंड के लोगों को मिलेगा। यहाँ के पढ़े लिखे होनहार लोगों को राइटिंग में काम मिलेगा, डायरेक्शन में काम मिलेगा, लोगों को एक्टिंग में काम मिलेगा। यहाँ का उद्योगपति सिनेमा से जुड़ेगा, जो पहले कभी नहीं जुड़ता था, डरता था कि बम्बई हमें लूट ले, अरे बम्बई तो बड़ी चोरन किया है। तो अब भैया तुम्हारे घर ही आ गई, तो अब ये चोरन की तो नहीं है, तुम ही बनाओ। तो इससे बड़ा लाभ होगा और ये एक बड़ी सही समय पे बड़ा फैसला है, बड़ी सोच का फैसला। जी बताएं। माया नगरी में हिंदी भाषी प्रदेश के परसेंटेज में हम बात करें तो कितने लोग होंगे? हिंदी भाषी प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार 70%। 70, मतलब हिंदी की फिल्में मुंबई में बन रही है और 72% आदमी हमारे यहाँ का है। तो क्या आपको लगता है बड़ा बंटवारा होगा और सब आके अपने यूपी में काम करेंगे? नहीं, देखिए, वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी व्यवस्थित हो चुके हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो ऑलरेडी जिनकी व्यवस्था वहाँ हो गई है, जिनका जो आप कहते हैं ना चूल्हा चौकी वहाँ चल रही है, तो वो तो बहुत मुश्किल है। सूचना की गुंडाई बंद हो सकती है इससे? 100% उस पर बहुत बड़ा असर होगा। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखिए कि यहाँ के नौजवानों को एक नई दिशा मिलेगी, नया एक डायमेंशन और नया एक यूरोपिया खुलेगा, जिससे हमें काम करने की सुविधा होगी और सिनेमा को भी एक नई पहल होगी।
ये 3 बिल पास हुए हैं किसानों को लेकर, जो जिसके लिए मूल रूप से आप चित्रकूट आए हैं, मंदा आए हैं, पूरे बुंदेलखंड में टहल लोगों को बता रहे हैं क्या क्या फायदे बुंदेलखंड में होंगे, मुश्किल से आप कम से कम शब्दों में बता रहे हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल, और 3 बिलों का सबसे कम ने बोलना, ये भी गजब है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं खुल के नहीं। तो देखिए, किसानों के लिए सबसे, बुंदेलखंड का किसान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। उसको अपने अनाज की, अपने उत्पाद की राशि तय करने का, कीमत तय करने का हक होगा। अपने राज्य से बाहर जाके वो बेच सकेगा। उसके पास कोई बंदिश ऐसी नहीं होगी जो कि वो आड़तिया के दे और 20% उनका कमीशन दे। तो आप आड़तिया के मायाजाल से बच गए, मंडी जाने से बच गए, आप 10% के जो टैक्स दूसरे प्रदेश में जाने का था उसमें बच गए, वो रोकें खत्म हो गई। दूसरा, अगर आपके अनाज में गुणवत्ता है, आप सोचते हैं कि गुणवत्ता है, तो उस गुणवत्ता को आप अपने सोशल नेटवर्किंग में करके ग्राहकों को आकर्षित करिए और उसको बेचिए, और एक ही फसल पर ना निर्भर रहिए। एक फसल की बजाय 4-4 फसलें उठाइए, क्योंकि अब आपका मार्केट पूरा खुल गया है। आपका पूरा मार्केट हिंदुस्तान भर है, विदेशों का तो नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान भर जब आपका मार्केट है तो आप भी कंपटीशन में आ गए हैं। कंपटीशन में आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा माल बनाएंगे, तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी और अच्छी कीमत से आपको लाभ होगा। तो ये किसानों के लिए, मैं इसीलिए आया हूँ कि इससे पहले दूसरे लोग मुगालते में डालें। मैं पूरी सर्वे आप वालों ने और कांग्रेस आप वाले मुझे बताइए कि कितने इसमें किसान हैं, कितनी अरविंद केजरीवाल ने कितनी खेती नहीं किसने की है? मुझे संजय सिंह ने कौन से खेती उठाए ना, किस किसानियों ने? वो तो चलिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ब्रायन और डेरेक ब्रायन, जो मतलब उसके हैं आपके तृणमूल कांग्रेस का, वो अंग्रेजी नाम से ही अंग्रेज है यार, डेरेक ओब्रायन। उसको क्या लेना देना? उसने वो कानून विधि बुक फाड़ने की कोशिश की है। आप उनमें से एक भी किसान नहीं है जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर वहां पे लीड किया है। आप किसानों का पढ़िए, तो किसानों के पास जाइए। तो हाँ, अगर राकेश टिकैत तो इस बात को कहते तो मैं मानता, चलिए वो किसानों के बीच के आदमी है, बिल्कुल किसान ही है। तो मुझे लगता है उनको, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और हमारा किसान इतना भोला है कि वो बेचारा पहले तो मूड हिला देगा, उसमें ही उनको लग जाता है कि हामी कर दी, अंदर सोचता रहता है और करता वही है जो उसको अंदर करना है। तो हम मूड हिलवाने नहीं आए हैं, उसका समझाने आए हैं कि ये बिल आपके पक्ष में है। और 2 नेता जो इस वक्त है आपके इस देश के, योगी जी और मोदी जी। योगी जी के पीछे हम लोग कहते हैं ना, आगे नाथ ना पीछे पड़ा, कुछ नहीं है, वही है, उसको कोई लाभ और लोभ नहीं है। यही मोदी जी का भी है। आप सोचिए, बाकी और लोगों को, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव की इनकी संपत्ति का आकलन तो करिए। आप कर नहीं सकते मायावती की संपत्ति का। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। इनका आकलन संपत्ति का करिए और उनका करिए, आपको पता चल जाए क्या है। धन्यवाद। जय जय धन्यवाद। जय जय।